हेलो गाइस। आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए। वीडियो बाकी वीडियो से कुछ अलग होने वाला है। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने वाले हैं। आप सबने MS एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम सुना होगा, जिसमें कि हम डेटा मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगी, आई एम श्योर, क्योंकि हर कोई MS एक्सेल यूज़ नहीं करता। लेकिन लाइफ में कभी ना कभी हमें ज़रूरत अचानक से पड़ जाती है कि हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। तो आज के इस वीडियो में हम ईजीएस्ट वे में सीखने वाले हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता कि भाई ये सेल्स एंड कॉलम्स क्या होते हैं, इनमें फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, इनमें फंक्शंस कैसे लगाते हैं, तो A to Z बेसिक हम सीखने वाले हैं। ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि भाई MS एक्सेल बेसिक्स क्या होता है, इसको यूज़ कैसे करना है। बट जितना ईजिली और जितना सिस्टमैटिकली इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, शायद ही किसी वीडियो में इतना ईजिली और सिस्टमैटिकली बताया गया होगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि MS एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम कैसे चलाते हैं, इसके बेसिक्स क्या हैं और जो फंक्शंस हैं या फॉर्मूले हैं उन्हें कैसे हम यूज़ करके डेटा को मैनेज करते हैं। और UGC नेट एग्जाम की भी दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब काफ़ी टफ सवाल जो हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आने लगे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो ये आपके लिए मस्ट है। इसका फ्री डेमो आप जरूर से देख लो, जो कि आपको मिल जाएगा कुमार भरत नेट सीटेड ऐप पे। और इसके अलावा इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके फ्री डेमो ले सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, व्हाट्सएप का भी और फ्री डेमो का भी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई अपने MS एक्सेल के इस बेसिक लेक्चर के ऊपर। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होता है। तो देखो भाई, स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे रोज में या कॉलम्स में आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा देता हूँ। देखो, जैसे इस तरीके से हमारी स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर दिखता है, जिसमें आप देख रहे हो कि कुछ खाने, कुछ सेल्स बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रोज हैं, काफ़ी सारे कॉलम्स हैं और इनको मिला करके कुछ जगहें बन रही हैं जिनमें हम अपने डेटा को सेव करते हैं। तो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो इस तरीके से डेटा सेव करने में हमारी मदद करता है वो स्प्रेडशीट कहलाता है। अब ये स्प्रेडशीट के जो सॉफ्टवेयर हैं ये दो प्रकार के हैं। तो एक तो आप पहले से ही जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट स्वीट की बात करी थी, जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें से एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना। और ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसके आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन इसका एक फ्री ऑल्टरनेटिव है जिसे हम कहते हैं गूगल शीट्स। तो आज हम गूगल शीट्स के माध्यम से इसे सीखने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है ना। गूगल शीट्स को आप फ्री में खुद भी यूज कर सकते हो और गूगल शीट्स को आप चाहे तो अपने फोन में, अपने टैबलेट में या दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे या किसी भी डिवाइस पे खोल सकते हो। क्योंकि जो गूगल शीट है वो एक वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है, यानी क्रोम ब्राउजर या किसी ब्राउजर का प्रयोग करके भी आप एक्सेल शीट का काम अब कर सकते हो। और ये बिल्कुल फ्री है, ये एक फ्रीवेयर ऐप है ना। अगर आप फोन में इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गूगल स्लाइड नाम की ऐप होगी, उसको जरूर से इंस्टॉल कर लेना। और अगर आप इस वीडियो के तरीके से आपके पास लैपटॉप है और आप क्रोम ब्राउजर पे यूज करना चाहते हो तो उसको भी आप कर सकते हो। दोनों जगह तरीका इसे यूज करने का सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जिनके भी कंप्यूटर में MS ऑफिस नहीं है या फोन में इतनी जगह नहीं है कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, हैवी सॉफ्टवेयर रखें, वो सिंपली गूगल क्रोम पे जाके या किसी भी ब्राउजर पे जाके गूगल शीट के माध्यम से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं MS एक्सेल में। एक बात और ध्यान रखना कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें हर जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख के आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ही बात कर रहा है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमारा गूगल डॉक्स भी है, तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए गूगल डॉक को यूज करेंगे। वो सारी बातें आपकी MS एक्सेल पे भी एप्लीकेबल होंगी। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्कबुक क्या होता है। वर्कबुक का मतलब है वो एक स्प्रेडशीट फाइल, है ना, जिसमें कि आप डेटा ऑर्गेनाइज करते हो। तो मेरी स्क्रीन पे देखो, इस समय जो ये पूरा खुला हुआ है ये क्या है, इसको हम वर्कबुक बोल सकते हैं। वर्कबुक मतलब एक दूसरा नाम है फाइल, स्प्रेडशीट फाइल को पुकारने का, है ना। और वर्कबुक के अंदर क्या होता है, कई सारी वर्कशीट्स होती हैं। जैसे एक बुक के अंदर कई पेजेस होते हैं ना, कई शीट लगी होती हैं एक बुक के अंदर, वैसे ही इसको बोला गया है वर्कबुक।
और इसके अंदर भी अलग अलग शीट्स हो सकती हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं या अलग अलग डेटा मैनेज कर सकते हैं। तो शीट्स हमें दिखती हैं यहाँ नीचे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है शीट 1 और यहाँ पे लिखा है शीट 2। अभी हमारी शीट 2 सिलेक्टेड है। जैसे ही हम यहाँ पे शीट 1 पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि हमारे सामने कुछ डेटा लिख करके आ गया, लेकिन शीट 2 पे हमारे सामने अभी कोई भी डेटा नहीं है। उसी तरीके से अगर किसी वर्कबुक में आपको और ज्यादा शीट्स चाहिए तो यहाँ प्लस का ऑप्शन है, जैसे ही हम इसको प्लस दबाएंगे तो आप देख सकते हो शीट नंबर 3 भी आ गया। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स आप डाल सकते हो किसी एक वर्कबुक के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है। अगला जो टॉपिक आता है वो है सेल। सेल का मतलब क्या है? सेल को समझने के लिए हमें पहले एक वर्कशीट के रोज एंड कॉलम्स को समझना पड़ेगा। तो यहां आप ध्यान से देखो, हमारा शीट नंबर 3 यहां खुला हुआ है। यहां पे ऊपर आप देख सकते हो, यहां लिखा है A B, है ना, C D E F। तो हॉरिजॉन्टल तरीके से ABCD लिखी है, जबकि यहां पे आप देख सकते हो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि ऊपर से नीचे 1 2 3 4 लिखा है किनारे में, जबकि ऊपर टॉप रो पे ABCD लिखा हुआ है। तो ये जो ABCD है गाइस, ये क्या दर्शाते हैं? ये ABCD जो ऊपर लिखा है ये हमें कॉलम को दर्शाता है ना। तो ये कॉलम हो गया एक तरीके से, और उसी तरीके से जो 1 2 3 4 लिखा है वो रोज दर्शाता है। एक बार फिर से देखते हैं जरा एक्सेल शीट पे जाके। तो ये जो ABCD ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है? कॉलम है, और यहाँ पे 1 2 3 4 जो लिखा है वो रोज है। इनके ही इंटरसेक्शन से जब ये इनकी लाइनें आपस में मिलती हैं तो एक सेल बनता है। जैसे मैंने अभी एक सेल को क्लिक करा तो इसके चारों ओर ब्लू घेरा आ गया, वैसे ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। तो इसका मतलब क्या है कि एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन से जब वो उनकी लाइनें आपस में मिलती हैं तो बीच में जो घेरा बनता है वो सेल कहलाता है ना। अब हम बात करते हैं कि सेल एड्रेस क्या होता है। अगला टर्म है व्हाट इज अ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस है हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस है जो किसी दूसरे सेल का नहीं हो सकता, जिससे उस सेल की पहचान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां क्लिक किया और ये सेल हमारा सेलेक्टेड हो गया, इसके चारों ओर अगर ब्लू घेरा है तो मतलब ये सेलेक्टेड है। इस सेल का एड्रेस क्या होगा, ध्यान से समझो। मतलब कि इसका एक ऐसा यूनिक नाम जो किसी दूसरे सेल का नहीं हो सकता, ताकि इस सेल की आइडेंटिफिकेशन हो पाए, इसकी पहचान हो पाए। तो इस सेल को पुकारने के लिए सबसे पहले हम इसके कॉलम को देखते हैं कौन सा है। तो ये जो सेल जो है कहां पे है? ये यहां पे डी कॉलम पे है ना। मान लो ये सेल सेलेक्टेड है तो ये कहां पे है? डी कॉलम पे है। और अगर इधर देखें तो ये कौन से नंबर की रो पे है? चौथे नंबर की रो पे है। इसका मतलब इस सेल का नाम है D4। आप समझ गए? तो इस तरीके से कोई भी जो सेल आप सेलेक्ट करोगे, मान लो हमने सिलेक्ट करा, तो इसका भी एड्रेस होगा और इसे पहचानना बहुत इजी है। इसके ऊपर यहां ये सी रो में, सी कॉलम में है हमारा, और रो है इसकी 7वीं, तो इसका जो एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा C7, है ना। तो अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे मान लो हमने यहां पे सिलेक्ट किया और अब आपको बताना है कि ये जो सेल हमने सेलेक्ट करा है ये इसका सेल एड्रेस क्या होगा। कमेंट में बताना, मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि एक सेल का एड्रेस कैसे पता करते हैं, वो किस कॉलम में है और किस रो में है। कॉलम को दर्शाते हैं अल्फाबेटिकली, ABCD करके हमने ऊपर कॉलम को दर्शाया है, और रो को दर्शाते हैं हम 1 2 3 4 करके। आई होप ये बेसिक्स आपको समझ में आ गए, जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अगला टॉपिक है हमारा टेबल का। टेबल क्या होता है? तो टेबल तो आपको पता होगा, बचपन में हम लोग पहाड़ा पढ़ते थे, लेकिन वो पहाड़े वाला टेबल नहीं। यहां टेबल का मतलब है एक डेटा का कलेक्शन। तो यहां डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि टेबल्स आर द कंटेनर्स फॉर योर डेटा। मतलब कि ऐसी जगह, इस पूरे स्प्रेडशीट पे ऐसी जगह जहां पे आपका कुछ डेटा लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे? टेबल बोलेंगे। तो जैसे शीट 1 पे चलें तो हम देख सकते हैं हमारे सामने कुछ डेटा लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जिनको भी ये फॉन्ट छोटी लग रही है, सही क्लियर नहीं दिख रहा, तो आप प्लीज फुल स्क्रीन कर लें, क्योंकि इस पे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें अभी हम लोग करने वाले हैं और इतनी स्क्रीन नहीं है कि हम इसको बहुत बड़ा दिखा सकें, है ना। फुल स्क्रीन करेंगे तो सब कुछ क्लियरली और बढ़िया दिख जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं, मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, इस सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ये देखो,
अगर आप अपने माउस से ड्रैग करते हुए लाएंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। आई होप आपको कंप्यूटर चलाने आता होगा, तो माउस को कैसे दबाना है, कैसे सेलेक्ट करना है, आई होप ये पहले से आपको आता होगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, साइबर कैफे जा करके बड़े आराम से हो जाएगी, या फोन में भी कर सकते हो माउस वगैरह कनेक्ट करके। ओके, तो हमने ये जो सेलेक्ट करा इतना एरिया, ये क्या है, ये एक टेबल है, और हर टेबल में क्या लिखा होता है, कुछ डेटा लिखा होता है। तो आइए इस डेटा को हम ध्यान से लिख लेते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखो कॉलम बने हैं, सबसे पहले नेम का कॉलम है, सारे नाम यहाँ लिखे हैं। फिर कैटेगरी का कॉलम है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कौन सी कैटेगरी है हर स्टूडेंट की, वो लिखी है। तो ये जो नेम है वो सारे स्टूडेंट्स के हैं। फिर कैटेगरी है कि इनकी कैटेगरी क्या है। फिर यहाँ जेंडर दिया हुआ है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स दिए हैं। फिर यहाँ पे लिखा है फी दिस मंथ, मतलब इस महीने किस स्टूडेंट ने कितनी फी सबमिट करी है वो यहाँ पे दिया है। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रमेश जो है, जो जनरल कैटेगरी का है, मेल जेंडर से है, और इसने इस महीने 100 रुपये फीस दी है ना। वैसे ही सुरेश जो है, इसने इस महीने 150 फी दी है, किसी ने 200 दी है, किसी ने 50 दिए, किसी ने 10 रुपये दी है। तो ये अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला कॉलम है जो कि कहता है कि पिछले महीने की कितनी फी ड्यू है, पिछले महीने की कितनी फीस जो है वो इस महीने तक जमा नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, रमेश के लिए 0 लिखा है, सुरेश के लिए लिखा है कि भाई इसके 100 रुपये अभी ड्यू हैं, महिमा के लिए लिखा है, ओके तो ये महीना लिखा हुआ है, महिमा कर देता हूँ, महिमा के लिए लिखा है कि इसके 150 रुपये जमा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मान लो इसको भी हम 100 रुपये कर देते हैं। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे कि कैसे एक डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल्स के माध्यम से। तो ये पूरा का पूरा हमारा टेबल कहलाता है। आप जो यूजीसी नेट में डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं वो भी ऐसे ही बनता है कि एक आपको जो टेबल दिया होता है वो पहले एक्सेल शीट पे ऐसे बनता है और उसके बाद आपके पेपर में आता है। तो इस तरीके से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, और फिर बहुत सरल हो जाता है बहुत ज्यादा डेटा को एक जगह पे लिखना, क्योंकि इतना तो याद नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक्सेल शीट का प्रयोग इस तरीके से डेटा लिखने के लिए किया जाता है। लेकिन ये तो एक काम है एक्सेल शीट का कि हमें डेटा को लिखना होता है ताकि हम बाद में भूलें ना। और लिखने का ये बहुत स्मार्ट फॉर्म है कि आपने कितने अच्छे से इतने स्टूडेंट्स के जानकारियों को लिख दिया। अब ध्यान से देखें तो यहां पे हमने जो डेटा लिया है वो केवल 6 स्टूडेंट्स का लिया है, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता ना कि किसी कॉलेज में या स्कूल में केवल 6 स्टूडेंट हो। वहां तो कई 100 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कई 1000 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होते चले जाएंगे उतना डेटा जो है वो नीचे सेव होता चला जाएगा। जितना नीचे आप बढ़ते जाएंगे उतने रोज एंड कॉलम्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे केवल 6 लोगों का ही डेटा लेके चल रहे हैं ताकि जो कंसेप्ट हम समझना चाहते हैं वो हम आराम से समझ जाएं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा फॉर्मूले का, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। देखो भाई, ये तो एक फंक्शन हुआ हमारे डेटा शीट का कि हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमें कुछ जोड़ घटाना करना है, क्योंकि भाई जोड़ घटाना भी यहाँ पे ही हो जाए ऑटोमेटिकली तो ज्यादा मजा आएगा। ऐसे तो लिखने का ही केवल काम होगा और बाकी हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो फिर मशीन होने का और सॉफ्टवेयर होने का तो कोई यूज रह ही नहीं जाएगा। मान लो एक छोटी सी हमें कैलकुलेशन करनी है। मान लो हम एक टोटल करना चाहते हैं पिछले महीने की ड्यू फीस का और इस महीने की जो फीस बन रही है उसका, है ना। तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। मान लो हम टोटल फीस निकालना चाहते हैं हर एक स्टूडेंट की। मान लो हम जानना चाहते हैं कि रमेश की इस महीने की फीस कितनी है और उसकी पिछले महीने की फीस कितनी। इनको हम जोड़ देंगे तो टोटल कितनी फीस इनको पे करनी है वो निकल आएगी। उसी तरीके से सुरेश की देखो इस महीने की 150 रुपए फीस है और पिछले महीने की इसकी ड्यू फीस है 100 रुपए। तो टोटल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब इनकी 250, इसकी 250 ड्यू फीस बनेगी। तो इस प्रकार से अगर हम इस वाले के साथ प्लस करते जाएंगे तो इन सभी स्टूडेंट की जो टोटल ड्यू फीस है इस महीने और पिछले महीने की वो हमारे सामने आती चली जाएगी। इजी है। अब देखो यहां पे तो आपको बहुत इजी नंबर दिए हुए हैं, तो आपको कोई कैलकुलेटर उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही टोटल कर सकते हो कि 100 + 0 100 हो गया,
150 प्लस 100 250 हो गया, 200 प्लस 50 250 हो गया। तो यहां पे तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन एक बात बताओ कि ये तो हमने बहुत इजी इजी नंबर लिखे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज में, स्कूल्स में बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। अगर कॉम्प्लेक्स डेटा है भाई, तो उसको तो ऐसे नहीं सॉल्व किया जा सकता देख करके। उसके लिए तो हमें प्रॉपर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्लस करने का। तो फॉर्मूला कैसे लगता है थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि ये आपके एग्जाम का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर दे रहा हूं ताकि आपको जो है प्रॉपर दिख जाए कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले ध्यान देना कि अगर मान लो हमें कोई फॉर्मूला लगाना होता है, तो हम सबसे पहले इक्वल्स टू लिखते हैं यहां पे, है ना। तो आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं। ओके, आई होप अब आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। तो केवल अब मतलब की चीज हमें सामने दिख रही है। ये इस महीने की फी लिखी है सारी, और ये पिछले महीने की सारी फी लिखी है। मान लो हमें टोटल फी निकालनी है और हमें इसको प्लस करके यहां लिखना है और फॉर्मूला लगाना है, मतलब मन में कैलकुलेशन करके नहीं लिखना, इसको प्लस करके यहां लिखना है, इन दोनों को प्लस करके यहां लिखना है, एंड सो ऑन। इन 6 स्टूडेंट्स का हमको ये काम करना है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाने से पहले ध्यान देना, सबसे पहले आपको लिखना होता है इक्वल्स टू। जैसे आप इक्वल्स टू लिखते हो तो ये एक आदेश जाता है आपके इस सॉफ्टवेयर को कि भाई ये बंदा जो है कोई फॉर्मूला लगाने जा रहा है ना। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा इक्वल्स टू और फिर हमने लिखा 100 प्लस 0, है ना। एंटर किया, देखो यहां 100 आ गया। उसी तरीके से मान लो इसको और इसको हमें प्लस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 150 प्लस 100, फिर एंटर करेंगे तो देखो अपने आप टोटल होके आ गया। आई होप आपको फॉर्मूला कैसे लगाते हैं समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो, मान लो इसको हमें प्लस करना है आपस में, तो हम इस सेल में, मान लो इस सेल में हमको इसका टोटल चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू। इक्वल्स टू लगाते ही पता चल जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर को कि कोई फॉर्मूला लगाने जा रहा है। हम लिखेंगे 200 प्लस 50, हमने लिखा इक्वल्स टू 200 प्लस 50 और एंटर कर दिया, तो देखो यहां पे 250 आ गया। समझ गए आप कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। लेकिन फिर भी अभी ये 100% स्मार्ट वे नहीं है फॉर्मूला लगाने का, है ना। तो एक कदम हम लोग इसके और ऊपर जाते हैं। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे फीस है 100 और पिछले महीने की फीस जो ड्यू है वो है 0, है ना। अगर मान लो, चलो इसको थोड़ा सा नंबर दूसरा कर लेते हैं, मान लो इसको हम कर देते हैं 50, है ना। तो पिछले महीने की फी ड्यू है 50 और इस महीने की फी जो है वो है 100। तो टोटल कितनी हुई, इक्वल्स टू 100 प्लस 50, है ना, इक्वल्स टू 100 प्लस 50। एंटर करेंगे 150 आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, मान लो कि बाद में हमें पता चला कि अरे नहीं नहीं यार, ये तो हमने गलत लिख दिया था। ये एक्चुअली इस मंथ की फी जो है इसकी 100 नहीं है, इस मंथ की फीस की 120 है। मान लो हमने अपने डेटा को यहां पे करेक्ट किया, ये हो गया 120 और ये हो गया 50, लेकिन गलती से टोटल वही रह गया, क्योंकि टोटल तो हमने पहले कर लिया था, आप समझे। तो टोटल यहां गलत रह गया। अगर आपने इसको ठीक भी कर दिया, लेकिन यहां तो आपकी गलती रह गई। अब यहां पे भी आपको फिर सही करना पड़ेगा और ऐसे आपका काम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए, इस चीज को ठीक करने के लिए यहां पे हमारा टर्म आता है किसका, सेल एड्रेस का। अब यहां सेल एड्रेस का काम है। आई होप आपको अभी तक याद होगा व्हाट इज सेल एड्रेस, कि किसी एक सेल की जो यूनिक आइडेंटिटी होती है ना। तो यहां पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हम एक काम करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देते, मतलब सीधे जो वैल्यू लिखी है वो नहीं देंगे। हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे सेल का एड्रेस देंगे। अब हम एक्सेल शीट को बताएंगे कि भाई हम तुम्हें 120 या 150 ये नंबर प्लस करने को नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, ये बोल दे रहे हैं कि तुम इस सेल पे चले जाओ और इसको प्लस कर लो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने यहां प्लस का बटन दबाया, प्लस का बटन दबा के हम इसको क्लिक करेंगे, है ना। तो हमने 120 को क्लिक करा तो आपने देखा कि यहां पे इक्वल्स टू करके D2 लिख गया, है ना। क्या लिखा, इक्वल्स टू D2 लिख गया ऐसे, ठीक है। तो D2 का इक्वल्स टू D2 का मतलब क्या है कि D आप देख सकते हो इसका सेल एड्रेस आ गया D2,
और इसमें हम कौन सा सेल एड्रेस प्लस करेंगे, ये वाला E2 है ना, E2। और जैसे ही एंटर करेंगे देखो आप यहां पे 170 आ गया है ना, सेम वही आंसर आ गया कि 120 और 50 को प्लस करने से क्या होगा। बट हमने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दी कि 120 प्लस 150। हमने अभी एक्सेल शीट को क्या बोला कि भाई तुम एक काम करो, D2 पे जो वैल्यू लिखी है उसको E2 पे जो वैल्यू लिखी है उसको प्लस कर लो आपस में, है ना। तो एक बार मैं लिख के बता दे रहा हूं हमने क्या करा। हमने फॉर्मूला दिया इक्वल्स टू D2 प्लस E2। हमने वैल्यूज नहीं रखी कि इक्वल्स टू 100 प्लस 50, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया, लेकिन ऐसे कोई करता नहीं है वरना काम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम लोग बहुत इजीली क्या करते हैं, D2 प्लस E2 लिख देते हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि मान लो कल को हमें पता पड़ा कि अरे ये 120 नहीं ये तो 100 होगा, तो हमने इसको 100 करके एंटर जैसे ही किया, आप देखते हो तुरंत ये भी चेंज हो गया, क्योंकि अब हमने यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं दी थी, हमने क्या करा था, उस सेल का रेफरेंस इसमें डाला था। आई होप आप समझ गए कि कभी भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे अभी हमने प्लस को देखा, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप माइनस को भी रख सकते हैं, गुणा को भी रख सकते हैं, भाग को भी रख सकते हैं, हर फॉर्मूले पे ये काम करता है ना। फिलहाल इस लेक्चर के लिए हम लोग केवल प्लस को देखेंगे, लेक्चर इजी रहेगा समझने में। बाकी के एक्सपेरिमेंट्स जो है आप घर पे कर सकते हैं, और एग्जाम में भी आपका प्लस ही आता है और कुछ नहीं आता। ओके, तो यहां पे हमने क्या करा कि भाई हमने यहाँ पे सेल एड्रेस को फॉर्मूले में रखना सीख लिया। आप समझ गए कि फॉर्मूले में सेल एड्रेस को कैसे रखा जाता है। लेकिन अभी भी मामला थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है ना। अभी भी हम एकदम जो कहते हैं एफिशिएंट तरीके को यूज नहीं कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि हमें यहां पे पहले मंथ की टोटल कितनी फीस बनी है, मान लो हमें यहां पे इसका टोटल लिखना है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हमने जो अभी तक लेटेस्ट चीज सीखी है उसको करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा ताकि D2 आ जाए। D2 सेल के बाद फिर प्लस क्लिक करके हमें इसको क्लिक करना पड़ेगा ताकि आगे D3 आ जाए। फिर इसको प्लस करेंगे, D4 को लाएंगे, फिर इसको प्लस कर D5 को प्लस करेंगे, फिर इसमें हम D6 को प्लस करेंगे, और फिर इसमें हम D7 को प्लस करेंगे। तो अगर हमें इस फी दिस मंथ के पूरे जो हमारे रोज बने हैं इनका टोटल चाहिए, तो हमने क्या करा, सबको अलग अलग लिखा, इक्वल्स टू, फॉर्मूला आगे लगाने जा रहे हैं, D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7, एंड देन एंटर किया। तो ये जो 610 आ गया नीचे, है ना, ये जो 610 आ गया ये पूरा टोटल हो गया इसका। लेकिन मान लो कि अगर आपके स्कूल में 2000 लोग पढ़ते हैं, तो आप ये तो नहीं करते रहोगे कि D1 D2 D3 D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7 2000 तक प्लस ही करते रहोगे क्या? ऐसे तो नहीं होगा, है ना। तो अब यहां पे जो हमारा यूज आता है वो आता है रेंज का, है ना। रेंज का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझ लो। रेंज का मतलब है कि आप स्टार्ट का सेल एड्रेस दे दो और उसके बाद एंड का सेल एड्रेस दे दो, तो ये जो एक्सेल शीट है ये अपने आप समझ जाएगी कि कितने डेटा को हमें लेना है। तो इसके बीच में जनरली कोलन लगता है। आओ देखते हैं कैसे इसको हम करते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, जो 610 आया है इसको हमने डिलीट कर दिया, है ना। ओके, तो रेंज से पहले हम एक दूसरे एफिशिएंट तरीकों को समझते हैं, है ना। रेंज अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। अगला नंबर आता है फंक्शन का। तो हमने अभी देखा फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, बहुत इजी था कि प्लस करते जाते हैं और वो प्लस हो जाता है। अब इसी चीज को हम फंक्शन से भी कर सकते हैं। फंक्शन का क्या मतलब है? फंक्शन का मतलब है कि जो आप ये चीजें प्लस कर रहे हो आपस में, आप चाहो तो उसे कुछ प्री डिफाइंड तरीकों से भी कर सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा इजी होता है। तो क्या डिफरेंस है फॉर्मूले में और फंक्शन में, आओ यहां पे समझते हैं। तो जैसे अभी हमने क्या करा था कि इक्वल्स टू लगा के सारे सेल एड्रेसेस को प्लस कर दिया था आपस में। अब हम यहां पे सम फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हमने लिखा इक्वल्स टू और यहां कैपिटल में हमने लिखा SUM, ठीक है, ये समझे, और ब्रैकेट बना दिया, राउंड ब्रैकेट बना दिया, है ना। तो हमने लिखा इक्वल्स टू सम और राउंड ब्रैकेट बना दिया। अब इसके अंदर हम जितने भी सेल एड्रेसेस डालेंगे
MS एक्सेल या जो हमारा गूगल शीट है वो समझ जाएगा कि इन सबको प्लस करना है ना। जैसे चलो इसको छोड़ो, हम एक काम करते हैं, इस वाले पे फंक्शन लगाते हैं। तो यहां टोटल फीस मान लो हमें निकालनी है, फी दिस मंथ एंड लास्ट मंथ ड्यू। तो आओ इसे हम फंक्शन के तरीके से करते हैं। हमने फॉर्मूले के तरीके से तो समझ लिया प्लस कैसे करते हैं। फंक्शन करने के लिए आपको लिखना है इक्वल्स टू, लिखना है कैपिटल में सम, और आपको ये ब्रैकेट बनाना है। अब इसमें आप ये सेल एड्रेस डालोगे D2 और कॉमा लगाओगे। अब यहां पे आप प्लस नहीं लगाओगे क्योंकि फंक्शन के अंदर कोई भी चीजें आती हैं वो कॉमा के साथ आती हैं। कॉमा लगा के अब आप लास्ट मंथ ड्यू वाले को, तो आप देख सकते हो यहां पे लिखा है सम ब्रैकेट में D2 कॉमा E2। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो वही रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो आपने देखा कि एक कैलकुलेशन को करने के दो तरीके होते हैं, एक है हमारा फॉर्मूले का तरीका और एक है हमारा फंक्शन का तरीका। अब अनलिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस एंड फॉर्मूलेज आप एक्सेल शीट में लगा सकते हो, लेकिन यहां सिंप्लिसिटी के लिए हम केवल और केवल सम या जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूले की बात करें तो हमने देखा कि इक्वल्स टू लगा के जब आप कोई सेल एड्रेस लिखते हो, मान लो हमने लिखा D2 प्लस D3, तो ये एक फॉर्मूला है। लेकिन अगर इसी में हम फंक्शन लगाएंगे तो इसका फंक्शन जो है वो है इक्वल्स टू, कैपिटल में लिखा सम और अंदर हमने लिखा D2 कॉमा D3। इसको याद रखना, सम जब फंक्शन लगाओगे ना तो इसके अंदर यहां प्लस मत लगा देना, क्योंकि फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो कॉमे के साथ आएंगी, ये आपको याद रखना है। ये चीज क्लियर हो गई? तो इस चीज को बिल्कुल आप याद कर लो या रट लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूले और फंक्शन में क्या अंतर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं। तो चलो फिर से यहां आ जाते हैं। मान लो कि जितने फर्स्ट मंथ की फीस ड्यू है इन सबको हमें टोटल करना है ना। तो चलो फंक्शन लगाते हैं। क्या फंक्शन लगेगा? इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट बनाया, इसमें हमने पहले डाला D2 के बाद कॉमा लगाया, सम के फंक्शन के अंदर प्लस नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाया, फिर हमने क्लिक किया D3, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने क्लिक किया D4, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने क्लिक किया D5, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने क्लिक किया D6 और फिर कॉमा लगा के हमने क्लिक किया D7, है ना। तो क्या देखो सामने देखो, अगर छोटा दिख रहा है तो फुल स्क्रीन कर लो भाई, पूरी क्वालिटी वगैरह फुल कर लो, क्योंकि ये थोड़े लाइट कलर भी यहाँ सॉफ्टवेयर में यूज हो रहे हैं जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं, है ना। तो यहां पे क्या लिखा है? सम ब्रैकेट में D2 कॉमा D3 D4 D5 D6 D7, और जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हो टोटल आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए कि यहां पे हम फंक्शन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं चीजों को जोड़ने के लिए। ओके, अब एक बात बताओ कि अगर मेरे यूनिवर्सिटी में 2000 बच्चे पढ़ते हैं तो क्या मैं यही करता रह जाऊंगा कि इक्वल्स टू सम ब्रैकेट में D1 D2 D3 D4 D5 6 2000? तो इससे तो अच्छा है कि मैं खाता वही पे अपना रिकॉर्ड बना लेता, इतनी मेहनत करने से अच्छा है। तो यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रेंज है ना, रेंज को यूज करते हैं हम लोग फंक्शन के अंदर, है ना, रेंज को यूज करते हैं फंक्शन के अंदर। रेंज का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप स्टार्ट का सेल का एड्रेस ले लो और एंड के सेल के एड्रेस को ले लो। MS एक्सेल या ये सॉफ्टवेयर अपने आप समझ जाता है कि इनके बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। आओ इसको बहुत सरल तरीके से रेंज के तरीके से करते हैं। तो ये 610 में डिलीट कर देता हूं। मैंने यहां पे लिखा इक्वल्स टू, फिर कैपिटल में लिखा सम, ब्रैकेट बनाया। अब ब्रैकेट के अंदर मुझे पता है कि मुझे D2 सेल से यहां D7 सेल तक के आइटम्स को प्लस करना है, तो मैं केवल यहां पे लिखूंगा D2। तो मैंने लिख दिया D2। MS एक्सेल को पता चल गया कि हाँ भैया शुरुआती कॉलम ये है। अब मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा बीच में। अगर मैं कॉमा लगाऊंगा तो मुझे सारे सेल्स के एड्रेसेस लिखने पड़ेंगे, इनके नाम लिखने पड़ेंगे। मैं क्या करूंगा? कॉमन लगाऊंगा, कोलन लगाऊंगा। कोलन मतलब 2 डॉट होते हैं, और जहां आखिरी तक मुझे इसको सेलेक्ट करना है उसको लिख दूंगा, यानी मुझे इसे D7 तक करना है। अब आसान हो गया। अब यहां 1000 वैल्यू हो, 2000 वैल्यू हो, 5 लाख वैल्यू हो, 6 लाख वैल्यू हो, आपको बस शुरुआती सेल का एड्रेस डालना है और आखिरी सेल का एड्रेस डालना है। जैसे ही आप एंटर करोगे देखो आपका ये टोटल यहां पे आ गया। आई होप आप समझ गए रेंज का कंसेप्ट क्या है। और रेंज को सेलेक्ट करना वैसे भी जरूरी नहीं कि आप सब टाइप ही करें, आपको बस लिखना है इक्वल्स टू सम,
है ना। और फिर आपको क्या करना है, सम करने के बाद आप अगर यहां सेलेक्ट भी कर लेते हैं तो देखो ये अपने आप आपकी एक्सेल शीट रेंज खुद ही ले लेती है। आप टाइप भी कर सकते हो चाहो तो, और ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन आपको एग्जाम में तो ये सॉफ्टवेयर तो मिलेगा नहीं आपको सामने प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आपको लिखने वाला तरीका पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो ये देखो 610 आ गया। आई होप आप समझ गए, है ना, कि जब भी आपको खूब सारे नंबर्स को टोटल करना है या उन पे कोई फंक्शन लगाना है या उन पे कोई फॉर्मूला लगाना है, आप एक एक करके उनको लेने से अच्छा है कि आप पहला वाला ले लो और आखिरी वाला सेल एड्रेस ले लो और उनके बीच में कोलन लगा दो। आई होप रेंज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहां पे शिफ्टिंग एंड ड्रैगिंग की। व्हाट इज शिफ्टिंग एंड व्हाट इज ड्रैगिंग, है ना। तो शिफ्टिंग क्या है, ड्रैगिंग क्या है, ध्यान से समझना। देखो जैसे ये हमारे पास हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, है ना। मान लो कि मुझे लगता है कि यार ये सेल जो है गलत जगह पे है, इसे थोड़ा नीचे होना चाहिए था, तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, घसीट के नीचे ला सकते हैं। लेकिन शिफ्ट करने का एक सर्टेन तरीका है, ऐसे ही घसीटेंगे तो नहीं घसीटेगा। ये जो बॉर्डर बन गई ना ब्लू वाली, अब आप देखो इस पे मैं कर्सर ला रहा हूं तो ये ऐसे हाथ बन जा रहा है। इसको मैं जब क्लिक करके नीचे ले जाऊंगा तो देखो मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूं, है ना। तो चलो इसे शिफ्ट करके फिर से वापस रख सकते हैं। इसे मैं कहीं भी ले जा सकता हूं, जहां मर्जी इसे शिफ्ट करके कहीं भी ले जा सकता हूं। कैसे ले जाना है, ये जो घेरा बना है ना नीला, इस पे जैसे ही हाथ का सिंबल आ जाए, ओके, जैसे इस पे हाथ का सिंबल आ जाए वैसे ही जो है कहीं भी हम इसको ले जाके रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको शिफ्टिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं ड्रैगिंग क्या होता है ना। तो व्हाट इज ड्रैगिंग। तो सबसे पहले हम अपने पुराने ही क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इस मंथ के और पिछले मंथ के हर एक स्टूडेंट के फी को टोटल करना है। तो अब तो आप समझदार हो गए हैं, आपको एकदम मस्त तरीका आ चुका है कि कैसे आप किसी चीज को टोटल करते हैं। फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, सम भी मैंने बता दिया, ठीक है। चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लो या सोचो थोड़ा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां जो टोटल फीस है इसमें हम इक्वल्स टू लगाएंगे, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे सम, ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में हम डालेंगे D2, सेलेक्ट कर लेंगे तब भी अपने आप भी D2 डल जाएगा, आप लिख भी सकते हैं अंदर, और कॉमा लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, और यहां डालेंगे D3, है ना। कॉमा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रेंज हमारे पास नहीं है, दो ही चीजें दी हैं, तो हम कॉमे वाले तरीके से कर लेते हैं। अगर 10-15 चीजें दी होती, 10 महीनों की फी लिखी होती, तो हम कोलन लगा देते और रेंज ले लेते, लेकिन अभी रेंज लेने की जरूरत नहीं। हमने एंटर करा, देखो यहां पे आ गया 150, समझ गए। तो सम का फंक्शन लगाया, 150 यहां पे आ गया। लेकिन अगर मान लो कि हमें अब इनका टोटल चाहिए, तो क्या हम फिर से यही करेंगे कि सम लिखा, फिर ब्रैकेट बनाया, फिर ब्रैकेट में इसको क्लिक करके D3 लाए, फिर कॉमा लगाया, और फिर यहां पे E3 को लाए, फिर एंटर करा। अब ये करते रह जाएंगे तो फिर गाड़ी छूट जाएगी, है ना। तो यहां पे इस काम को इजी करने के लिए हम ड्रैगिंग का यूज करते हैं। ड्रैगिंग से हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 150 लाने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया सम का, और अगर आपको कभी जानना है कि इस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो आपको ये यहां दिखाई दे जाता है। आप देखो ऊपर हमेशा दिख जाएगा कि इस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है ना। तो अब जैसे ये 150 वाले सेल को हमने सिलेक्ट किया, और हम चाहते हैं कि जो फॉर्मूला यहां लगा है इनके लिए, मतलब ये जो हमारे नीचे डेटा लिखे हैं, इनके लिए भी वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाए। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को क्लिक करेंगे, इस सेल में हम देख पा रहे हैं कि यहां पे एक फॉर्मूला डला हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस सेल को हम नीचे ड्रैग कर देंगे। ड्रैगिंग कैसे होती है, जैसे मैंने आपको बताया शिफ्टिंग कैसे होती है। तो इस लाइन पे कहीं पे भी आप लाते हो तो हाथ बन जाता है शिफ्टिंग। हमें शिफ्टिंग नहीं करनी है, हमें ड्रैगिंग करनी है। तो ड्रैगिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीला गोला बना है यहां पे, इस पे ले आएंगे और प्लस का आइकन बन जाएगा। देख रहे हो, जैसे ही हम अपने कर्सर को यहां लेके आ रहे हैं, प्लस का आइकन बन जा रहा है। अब हम इसको ले करके ड्रैग कर देंगे जहां तक हमें ले जाना है, और जैसे ही हमने अपने कर्सर को छोड़ा, आप देख सकते हो सारा का सारा जो ये टोटल है, ये हमारा अपने आप हो गया फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का। यानी कि आपको फॉर्मूला केवल एक बार लिखने की जरूरत है पहले वाले सेल में, और जैसे ही आप ड्रैग करोगे, इसने ये समझदार है,
आपने इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगा के यहां टोटल करा, लेकिन जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे आप देखते हो कि इसने अगली बार इन दोनों वैल्यूज को नहीं लिया। एक सेकेंड, इसने अगली बार इन दोनों वैल्यूज को नहीं लिया, अगली बार इसने इन दोनों वैल्यूज को लिया, फिर इसने प्लस किया इन दोनों वैल्यूज को, फिर इसने प्लस किया इन दोनों वैल्यूज को। इसका मतलब क्या है कि ड्रैगिंग करते समय क्या हो रहा है कि सेल का एड्रेस भी बदलता जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 150 के ऊपर देखो D2 और E2 का फॉर्मूला लिखा है कि D2 और E2 को प्लस किया गया। 250 वाले सेल को क्लिक करो तो यहां पे क्या है, D2 E2 नहीं है, D3 और E3। ये स्मार्ट है, समझ जाता है। आप ड्रैग करोगे वो उसके बगल वाले नीचे के सेल्स को लेता चला जाएगा। तो ये जो स्मार्टनेस है ये कहलाती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव सेल रेफरेंस का क्या मतलब है कि इसको पता है कि भाई अगर फॉर्मूला यहां लगाना है तो इसके बगल वाले सेल को लेकर के प्लस करना है, अगर फॉर्मूला यहां लगाना है तो इसके बगल वाले इन सेल को लेकर प्लस। इसको पता है, ये स्मार्ट है ना। ये कहलाती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। लेकिन कभी कभी हमें ये नहीं चाहिए होती है, कभी कभी हमें ये नहीं चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये जो टोटल फीस हमारी आ रही है, मान लो ये डॉलर में है और हमें ये रुपीस में चाहिए, है ना। मान लो हमें रुपीस में चाहिए, डॉलर में लिखी है और रुपीस का भाव चल रहा है 70 रुपए। एक डॉलर में 70 रुपए होते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा खुद को हाइड कर दे रहा हूं। ओके, तो मान लो एक डॉलर में 70 रुपए होते हैं और हमें क्या करना है कि हमें ये जो 150 लिखा है, ये 150 डॉलर लिखा है, इसको भी यहां रुपए में बदल के लिखना है। 250 डॉलर जो है इसको भी बदल के यहां पे रुपए में लिखना है, ये अगेन 250 है, और सबको हमें रुपए में बदलना है। और हमें पता है कि एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं, 70 रुपए होते हैं। इसका मतलब इन सभी वैल्यूज को हमें क्या करना है, 70 रुपए से गुणा करना है। बात समझ गए? इन सभी वैल्यूज को हमें 70 रुपए से गुणा करना है। तो एक तो तरीका है कि भाई सब में क्या करो कि हमने क्या करा कि हमने लिया F2 गुणा 70 या F2 गुणा H1, ऐसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन तो क्या आ जाएगा, 150 इंटू 70, ठीक है, 10,500। तो 150 डॉलर कितना हो गया, 10,500 रुपए हो गए। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे किया हमने। एक बार फिर देख लो, इक्वल्स टू टोटल फी, ये 150 वाली, इसको गुणा किया। गुणा करने के लिए हम लोग स्टार बटन दबाते हैं जो कि शिफ्ट +8 से आता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में गुणा का कोई कीबोर्ड में ऑप्शन नहीं होता। तो शिफ्ट +8 से ये स्टार बना देते हैं गुणा की जगह, और इसको क्लिक करा यानी H1 और एंटर किया। तो यहां पे कितना आ गया, 10500 आ गया। अब हम सबके लिए तो ये काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करा देंगे। तो ड्रैग कराएं तो देखें क्या आता है। ये तो गलत आ गया, 00 आ गया। क्यों आ गया ऐसा, क्यों आ गया भाई ऐसा? वो इसलिए आ गया क्योंकि यहां पे हमें क्या करना है कि हमें केवल सबको 70 से गुणा करना है, लेकिन ये ज्यादा स्मार्ट हो रहा है। ये क्या कर रहा है कि जैसे यहां को तो हमने 70 से गुणा किया, यहां वाले को अगेन नीचे वाले कॉलम से गुणा कर दे रहा है, यहां वाले को फिर उसके नीचे वाले कॉलम से गुणा कर दे रहा है, फिर यहां वाले को उसके नीचे वाले कॉलम, मतलब ये स्मार्टली टोटल कर रहा है, जैसे हमने यहां पे स्मार्टली टोटल किया हुआ है ड्रैग करके। तो जब भी आप ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, यहां पे जो सेल रेफरेंसिंग है वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी। रिलेटिव होने का मतलब है कि वो अपने आप ही नीचे के सेल से गुणा करने लग जाएगा। अब क्योंकि यहां पे खाली है तो खाली को ही 0 ट्रीट करता है और सबको गुणा करके इसने 0 कर दिया। बात समझ रहे हो? इसका मतलब कि इस जगह पे, है ना, जब हमें रुपी में कन्वर्ट करना है और हम चाहते हैं कि भाई जब हम इसको करें, जब हम इसको ड्रैग करें तो ये रिलेटिवली ना सब करता जाए, 70 के नीचे या ना गुणा करता जाए, क्योंकि खाली सेल है। हम चाहते हैं कि भाई हर बार ये 150 भी 70 से ही गुणा हो, फिर 250 भी 70 से ही गुणा हो, फिर यहां 200 भी 70 से, मतलब ये इधर वाली सेल को चेंज ना करे, है ना। यानी कि हमें अभी क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चाहिए, एक फिक्स्ड सेल को सब में गुणा करता चला जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा और कुछ लोगों के दिमाग की बत्तियां भी उड़ जाएंगी, लेकिन भाई ये जमाना कंप्यूटर का है, टेक्नोलॉजी का है, सॉफ्टवेयर, फंक्शंस, प्रोग्रामिंग, इन सब का है।
और अगर इतने से ही बत्तियां गुल हो जाएंगी तो आने वाले समय में क्या होगा भाई, मैं तो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं इनफैक्ट, और व्यथित रहता हूं। और जब मैंने ये देखा कि यूजी नेट के पेपर में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो सबसे पहले मेरा ख्याल यही आया कि बेचारे बच्चों का होगा क्या, छोटी छोटी बातों पे जिनका इनका दिमाग फ्यूज उड़ जाता है, वो ये सब क्या समझेंगे और कैसे समझेंगे। अभी तो इसके आगे 2 लेक्चर हैं जिसमें इफ देन एल्स की कंडीशंस हैं, है ना। तो चलो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा जोर डालो, नहीं दे पाओ तो वीडियो बंद कर देना, मेरे को तो पढ़ाना है, मेरा काम पढ़ाना है। ओके, एमसीक्यूज देख लेना, जिनको ना समझ आए उन लोग एमसीक्यूज देख लेना जाके, श्योर शॉर्ट एमसीक्यूज, वो मजा आएगी आप लोगों को, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। ओके, तो यहां पे अब हमें क्या करना है कि अब इन सबको 70 से गुणा करना है, इन सबको इस सेल से गुणा, 70 से नहीं क्योंकि ये सेल की वैल्यू बाद में बदल सकती है, हमें इन सबको इस सेल से गुणा करना है और हम चाहते हैं कि ड्रैग करने पे ये फिक्स रहे। तो हम क्या करेंगे, ड्रैग लॉक लगा देंगे। ड्रैग लॉक क्या होता है समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं गुणा करने का, इक्वल्स टू, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने गुणे का निशान बनाया, अब हम चाहते हैं कि इसे हम h1 से गुणा करें, लेकिन h1 को हम लॉक करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि ड्रैग करने पे h2, h3, h4 ऐसा होता चला जाए, ठीक है। हम इसको लॉक करना चाहते हैं। लॉक करने के लिए आप क्या करोगे, डॉलर साइन लगा दोगे। तो हम यहां h1 ना लिख करके $H और $1 लिखेंगे। तो डॉलर आपका बनता है Shift+4 के साथ, Shift+4 बनाओगे, ठीक है। तो आई होप आप देख पा रहे होगे, यहां पे आप लिखा है इक्वल्स टू F2 गुणे $H $1। ध्यान देना, हम F2 को डॉलर नहीं लगा रहे क्योंकि F2 तो हमें बदलते जाना है ना, F2 के बाद F3 गुणा होगा, F4 गुणा होगा, F5 गुणा होगा। हमें किसको फिक्स रखना है, H वाले को। तो H में हम दोनों में रोज एंड कॉलम से पहले डॉलर लगा देंगे। इसको हम H1 ना लिख के $H $1 लिखेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे ये तो हमारा आ गया 10,500, ये हमारा आ गया 10,500। अब हम अगर इसको ड्रैग करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि इसने सॉफ्टवेयर ने क्या करा कि इसको 70 ही रखा, इसको इसी सेल को लिया, बाकी सबको बदलता चला गया, लेकिन यहां ये वैल्यू फिक्स रही। आई होप आपको समझ में आ गया। जिसको लग रहा है कि ये सर क्या इतना कठिन समझा रहे हैं, भाई अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, उसमें सब यही चीजें आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया। इससे अब फायदा एक और है कि मान लो कल को रेट जो है वो 80 रुपए हो जाता है प्रति डॉलर, तो जैसे ही हम यहाँ 80 लिख के एंटर करेंगे, आप देखो क्योंकि यहां पे हमने H1 को लॉक करके लिया था तो ये भी अपने आप बदल गया। मान लो कभी 85 रुपए डॉलर हो जाता है, हम केवल यहां पे 85 कर देंगे और आप देखो ये सारी वैल्यूज यहां पे बदल गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। व्हाट इज रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, जब ड्रैगिंग करते हैं और ड्रैगिंग करके वो सेल को स्मार्टली अपने आप एक्सेल शीट चेंज करती चली जाती है। लेकिन अगर हमें फिक्स करना होता है यानी कि एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस चाहिए होता है तो यहां पे हम डॉलर साइन का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें A1 को एब्सोल्यूट करना है तो $A $1 लिख देंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गए, ठीक है। तो रेंज की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि जैसे हमने सम करना है A1 से लेके A3 तक को, तो A1 A2 A3 ना लिख के हम लिखेंगे सम ब्रैकेट A1 कोलन A3, है ना। 1 लाख से 2 लाख तक जितने भी हैं वो सारे रेंज के अंदर पहला सेल रेफरेंस, पहला सेल एड्रेस डालोगे, कोलन लगा के आखिरी सेल एड्रेस डालोगे, बीच के सारे आपकी एक्सेल शीट अपने आप ले लेगी, है ना। अब अगला टॉपिक आता है इसी के अंदर 3D रेफरेंस का, या शीट की रेंज लेने का, या शीट के सेल को रेफरेंस लेने का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारी एक्सेल शीट खुली है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो टोटल आया है ना, ये जो टोटल आया हमें इस शीट पे नहीं दूसरी शीट पे चाहिए, है ना। मान लो जो टोटल आया है हमें इस शीट पे नहीं दूसरी शीट पे चाहिए, तो मान लो हमें इस जगह पे टोटल चाहिए उसका, तो हम यहां करेंगे इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको हमें प्लस करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड यार, को सम से नहीं करते हैं, आसानी से कर लेते हैं। मान लो कि हमें ये वैल्यू जो यहां आ रही है, मान लो ये वैल्यू हमें दूसरी शीट पे चाहिए, ठीक है।
हमें ये वैल्यू जो है दूसरी शीट पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस शीट पे मान लो चले गए, हमने इक्वल्स टू क्लिक करा और यहाँ पे जाके हमने इसको क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देखो जो भी वैल्यू यहाँ रहेगी वो अपने आप दूसरी शीट पे ट्रांसफर हो जाएगी। और यहाँ फॉर्मूला देखो तो ध्यान से क्या लगा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, बहुत जरूरी है। देखो जब भी भाई जैसे मान लो E2 कॉलम है शीट 1 पे, तो उसको हम कैसे रेफर कर रहे हैं, E2 कह के ही रेफर कर रहे हैं। लेकिन मान लो जब हम हैं शीट 2 के ऊपर हैं और शीट 2 पे हमको शीट 1 का E2 कॉलम चाहिए, तो उसको लिखने का तरीका है शीट 1 विस्मयादि बोधक का चिन्ह, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद देन E2। इससे सॉफ्टवेयर, जब दूसरी हम शीट पे रहते हैं तो इससे सॉफ्टवेयर समझता है कि इसे इसी शीट का E2 नहीं चाहिए, इसे शीट नंबर 1 का E2 चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू हमने दूसरे शीट से ट्रांसफर करके हम यहां पे ले आए, ये देखो यहां पे कैसे लिखी है, शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क एंड G2, क्योंकि G2 हम वहां से कॉपी करके लाए, है ना। तो यहां का जो G2 है, ठीक है, 12,750, ये यहां जाके ये हो गया। ये सेल रेफरेंसिंग करने से फायदा क्या होता है, अगर मान लो डॉलर का रेट कभी 60 रुपए हो जाता है, तो आप देखो ये जो G2 था हमारा 9,000 हो गया। अब क्योंकि शीट 2 पे हम यहीं से रेफर करके लाए थे, तो चेंजेस यहां पे भी आ जाएंगे। तो इससे बार बार हमको हर जगह संख्याएं बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सेल रेफरेंसिंग से संख्याएं जो होती हैं हर एक दूसरी जगह से कनेक्ट हो जाती हैं। समझ में आ गई बात कि 3D रेफरेंसिंग जो होती है उसमें हम शीट का नाम लिख देते हैं और उसके आगे कोलन लगा देते हैं। बात समझ गए? ओके, तो अब आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिनका अभी तक फ्यूज नहीं उड़ा है थोड़ा और उड़वा लो क्वेश्चन देख करके। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अब फ्यूज नहीं उड़ेगा। अगर इतना आपने झेल लिया तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। यहां पे लिखा है विच MS Excel फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कह रहा है ये 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, कह रहा है इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जिससे सेम ही आंसर निकल के आने वाला है। एक लिखा है A3 A4 A5 A6, यानी कि A3 से लेके A6 तक के ये जो सेल्स हैं उनको प्लस कर रहा है। फिर लिखा है सम A3 A6, सम A3 कोलन A6। आप सबको पता है सम में आप रेंज दे सकते हो, तो A3 से लेकर के A6 तक जितने भी चीजें हैं, क्योंकि कोलन लगा है बीच में, वो सारी प्लस हो जाएंगी, यानी इससे भी सेम रिजल्ट आएगा। अब यहां लिखा है सम A3 कॉमा A6, तो कॉमा से रेंज नहीं लेता वो, कॉमा A3 कॉमा A6 का क्या मतलब है, केवल A3 और A6 की वैल्यूज को प्लस कर देगा, तो इससे नहीं होगा। और फिर सम ब्रैकेट में A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा, ये भी एक तरीका है। ये सब तरीकों के मैंने इस वीडियो में बात कर ली, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी A, B और D ऑप्शन जो हैं ये सेम रिजल्ट देंगे, है ना। जो झेल गया वो भाग गया, जो नहीं झेल पाया उसको अलविदा। ओके, अगला, व्हाट डज द फॉलोइंग MS Excel फॉर्मूला डू। इनमें से MS Excel का फॉर्मूला क्या करेगा अगर ये फॉर्मूला दिया है तो यहां ध्यान से देखो क्या दिया है, सम ब्रैकेट में शीट 1 कोलन शीट 4, शीट 1 कोलन शीट 4 और एक्सक्लेमेशन मार्क और D18। तो आप एक्सक्लेमेशन का मार्क का मतलब समझ गए कि D18 सेल की बात हो रही है। कोलन का मतलब क्या है, रेंज। तो यहां रेंज अब सेल एड्रेसेस की रेंज नहीं है, अब यहां शीट की रेंज है। शीट 1 कोलन शीट 4 का क्या मतलब है, शीट 1 का D18, शीट 2 का D18, शीट 3 का D18 और शीट 4 का भी D18। इन सबको क्या किया जा रहा है, सम किया जा रहा है। तो यहां अगर पहला ऑप्शन पढ़ोगे, इट एड्स डेटा फ्रॉम ऑल D18 सेल्स इन शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4। इन चारों शीटों का जो D18 सेल है उसको क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तूफानी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो ये और तूफानी क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आएंगे, ये
अभी तो मैंने आपको कम क्वेश्चंस दिए हैं, बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसमें मिल जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन देख लो, अभी इसमें और मजा आने वाला है। देखो कह रहा है ये एक एक्सेल शीट है, थोड़ी और बड़ी कर देता हूं। अरे यार, ओके, ये एक्सेल शीट है, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी। यहां पे लिखा है आवरली रेट, 1 घंटे में काम करने के कितने रुपए मिलते हैं वो यहां लिखे हैं, यानी कि 12 रुपए 75 पैसे मिलते हैं। अब ये कुछ लोग हैं जिन्होंने काम किया है, अर्जुन, ऋषि, ईशान, अजय, अरुण और नितिन, और इन्होंने कितने घंटे काम किया है ये लिखा हुआ है ना। तो इन्होंने कितने घंटे काम किया है और यहां क्या लिखा है, 1 घंटे में कितने रुपए मिलते हैं। यहां पे आपको इनकी पे लिखनी है, यहां पे क्या लिखना है, इनको टोटल कितने रुपए मिले। तो भाई जैसे मान लो अर्जुन है, अर्जुन काम करता है 26 घंटा, पर घंटे की पे कितनी है, गुणे 12.75, तो कुछ आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है। और इसी तरीके से हमको सबके लिए करना है कि सबके अलग अलग घंटे लिखे हैं और यहां पर घंटे का रेट लिखा हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि अगर इसे फॉर्मूले के माध्यम से किया जाए तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेल्स को देख लेते हैं क्या है। अब आपको मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं, इक्वल्स टू, ये 26 कहां पे है, B4 के ऊपर, इक्वल्स टू B4 गुणे यानी स्टार का साइन, और ये पर घंटे का रेट कहां है, B1 पे, यानी B4 गुणे B1। दूसरे सेल में क्या होगा, B5 गुणे B1। अब आप देखो B1 हमेशा लॉक्ड रहेगा यहां पे। फिर तीसरे सेल में क्या होगा, B6 गुणे B1। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी ग्रॉस पे आप निकालेंगे इसमें B1 को आपको लॉक करना है और बाकी ये बदलता रहेगा, B4, B5, B6, B7 एंड सो ऑन। यहां पे कह रहा है कि हम को इस जगह पे, यानी अरुण का जो ये B4 नंबर है, यहां कौन सा फॉर्मूला डाल के उसको ड्रैग करना है। बात समझ गए। तो इसका मतलब जब हम यहां पे लिखेंगे इक्वल्स टू B4, तो यहां B1 को हम B1 ना लिख के $B1 और $B एंड $1 लिखेंगे ऐसे। तो इसका मतलब यहां पे फोर्थ ऑप्शन देखो जो लिखा है $B, $1, क्योंकि डॉलर मैंने आपको क्या बताया, ड्रैग लॉक, मतलब वो आपका एक एब्सोल्यूट रेफरेंस लेगा सेल का, है ना, वो लॉक कर देगा उस B1 वाले को। तो ड्रैगिंग पे B1, B2, B3 अपने आप नहीं होगा, ये हमारा फिक्स रहेगा और बाकी ये हमारे ड्रैग होते चले जाएंगे। तो ये आंसर आ जाएगा। सो गाइज, इन एक्सेल के क्वेश्चंस पे और इसके अलावा जितने भी आईसीटी के सारे कंसेप्ट्स हैं उस पे मैंने टू द पॉइंट इसी तरीके से, मतलब आपको ऑनलाइन ऐसा कंटेंट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा कंटेंट आपको हमारी ऐप पे मिलेगा, कुमार एजुकेशन नेट सीटेट ऐप, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बहुत ही सस्ता कोर्स है जिसमें आके आपको रीडेबल नोट्स भी मिलेंगे, सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने को मिलेंगे, है ना, और टू द पॉइंट लेक्चर्स तो आप देख ही रहे हो, इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो जरूर से इस लेक्चर, ये अगर आपका यूजीसी नेट का पेपर है तो जरूर से भाई ले लेना इसको, आपको काफी ज्यादा काम आएगा। और इसके अलावा सेक्शन वाइज और ईयर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका भी। और ये व्हाट्सएप नंबर याद रखना, कोई भी इंक्वायरी हो भाई कोर्स या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो यहाँ पे हो सकती है। आई होप आपको मजा आया होगा जिन्होंने यहां तक इसे कर लिया है। अगर यहां तक आपने देख लिया है तो कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता पड़े भाई कि कितने लोग जो हैं जिनका जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है ना। और जिनको कठिन लगा वो भी बता देना, कोई शर्म की बात नहीं है, मुझे ही फीडबैक मिलेगा कितनों को आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा है। वीडियो ऑब्वियसली लंबा है क्योंकि भाई जो भी चीजें एक्सप्लेनेटरी होती हैं वो लंबी होती हैं, लेकिन ऐसी वीडियोस को बनाने में और ऐसे कंसेप्ट्स को पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है। रादर देन कि प्रीवियस जो हमारे पीपल एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन होते हैं कि अरे ये सीयर में हुआ था, इसमें ये बोला गया है वो बोला गया, महाफालतू लगता है मुझे, है ना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता उसको पढ़ाने में। हालांकि पढ़ाता हूँ इंटरेस्ट लेके आप लोग से बातें करते करते, लेकिन इसमें जो मजा है प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाने में वो अपना अलग ही है ना। तो भाई टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है उसका भी लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और इस कोर्स को भी जरूर से देख लेना। सो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।